हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। और प्रीलिम्स आने वाला है, इसलिए बहुत रेलेवेंट है कि आप डिस्कशन के बाद इस मैप पे आएँ और लोकेट करें उन लोकेशंस को और एक बार रिवाइज करें ताकि आप फिर उन्हें कभी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले रिसेंटली कुछ एक चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं, उनमें से एक चीज़ है CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सवाल है, क्या इस ट्रीटी के अंतर्गत किसी एक देश पे हमला दूसरे देश के ऊपर हमले की तरह देखा जाएगा? इट्स एन अर्मीनिया लेड सिक्योरिटी ब्लॉक। इसके मेंबर हैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। आप मुझे बताइए क्या ऑप्शन सही है, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या नन? आंसर में लिखिए, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखिए ताकि आप बाद में उसे क्रॉस चेक कर पाएँ। अगला क्वेश्चन बात करता है राइसीना डायलॉग के बारे में। आपको बताना है क्या है ये। इट्स अ कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये एक बाइनियल कॉन्फ्रेंस है। बाइनियल मतलब होता है जो 2 साल में एक बार हो। एनुअल होता है जो हर साल हो। जवाब देना है इनमें से क्या सही ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आइए अब डिस्कस करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जिनको हम पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी है वो है अर्मीनिया के बारे में। अर्मीनिया न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अर्मीनिया ने अब CSTO से हाथ पीछे खींच लिए हैं। अब पहली बात, CSTO है क्या, जिसके बारे में अभी हमने क्वेश्चन भी पूछा, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। असल में ये जो सोवियत कंट्रीज़ थी, पहले सोवियत यूनियन टूटा, उसके बाद जो पोस्ट सोवियत कंट्री थी उनमें 6 कंट्रीज़ का मोस्टली एक ग्रुप था। अब अर्मीनिया से निकल चुके हैं तो 5 बचे हैं। और इससे अर्मीनिया क्यों निकली? क्योंकि देखिए, अर्मीनिया की जंग चली थी एक देश के साथ, अजरबैजान के साथ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका था इनके बीच में जो था नगार्नो काराबाग। नगार्नो काराबाग के बारे में जब जंग हो रही थी तो अजरबैजान को सपोर्ट मिला था टर्की का। टर्की ने अजरबैजान को बहुत सारे ड्रोन्स दिए थे, जिस ड्रोन्स की वजह से अजरबैजान ने बहुत नुकसान पहुंचाया था अर्मीनिया को। अर्मीनिया उम्मीद में था कि वो CSTO का मेंबर है, रशिया का दोस्त है, रशिया उसके लिए खड़ा होकर लड़ेगा, लेकिन रशिया खुल के सामने नहीं आया। और इसी वजह से आखिरकार अर्मीनिया अपना हाथ पीछे खींच रहा है। जो डिफेंस सप्लाईज अर्मीनिया को मिले थे वो भी काफ़ी नहीं थे। और अर्मीनिया ने आरोप लगाया था कि जितने अच्छे उनको डिफेंस इक्विपमेंट उन्हें मिलने चाहिए थे उतने अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट उन्हें नहीं मिले थे। इसीलिए अब अर्मीनिया फ्रांस और भारत से डिफेंस डील कर रहा है। फ्रांस का रशिया की जगह आना रशिया के लिए सरदर्द बढ़ा सकता है, क्योंकि अर्मीनिया उसका एक क्लोज दोस्त रहा है। लेकिन अजरबैजान से हारने के बाद अर्मीनिया ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया और वो CSTO से हट गया है। अब पहली जानकारी जो हमें पता होना चाहिए कि CSTO है क्या। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 2002 में शुरू हुई, जहां बेलारूस, अर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान इसका पार्ट थे। याद रखिए, उज्बेकिस्तान इसका पार्ट नहीं है, तो वो ऑप्शन आप वहाँ से गलत कर सकते हो। तो इसके तहत बातें ये हुई थी कि कोई भी किसी एक देश पे हमला करेगा, जैसा नेटो में प्रोविजन है। नेटो में एक है आर्टिकल 5 इन नेटो इंश्योर्स कि किसी के ऊपर हमला सबके ऊपर हमले की तरह देखा जाएगा। उसी तरह इसमें भी एक आर्टिकल 4 है कि अगर हमला होता है, कि कोई अगर अटैक करता है तो उसके खिलाफ सभी देशों के खिलाफ एग्रेशन की तरह देखा जाएगा। नहीं, एक देश पे हमला उस ग्रुप से सभी देशों के खिलाफ हमले की तरह देखा जाएगा। कोई भी एक दूसरे के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई और मिलिट्री अलायंस ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन असल में अर्मीनिया से क्यों निकला? क्योंकि जो अजरबैजान में हुआ, नगार्नो काराबाग में हुआ, अजरबैजान ने जो उनके साथ किया, उसके बाद उन्हें रशिया का सपोर्ट नहीं मिला। अब यहाँ अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए भी है डिफेंस डील्स बढ़ाने की। अब पहली बात, कहाँ लोकेशन है, कहाँ है नगार्नो काराबाग? तो देखिए, ये अजरबैजान है, ये अर्मीनिया है। हमने कुछ दिनों पहले ही, पिछले हफ्ते, कैस्पियन सी और उसके आसपास की कंट्रीज़ के बारे में जाना था। अब देखिए, कैस्पियन सी जो है उसकी एक तरफ सीमा लगती है अजरबैजान की। अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में कुछ अजीबोगरीब सिस्टम है। देखिए, यहाँ अर्मीनिया है, यहाँ अजरबैजान है, लेकिन यहाँ जो एनक्लेव है, ये एनक्लेव भी अजरबैजान की नहीं, अर्मीनिया के इधर भी अजरबैजान है। और यहाँ पर नॉर्मली अर्मीनिया का कब्जा एक तरह से था, ये इलाका अर्मीनिया के कब्जे में था, जिसे कहते हैं नगार्नो काराबाग। अब नगार्नो काराबाग पे हिंसा हुई, लड़ाई हुई अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में। 2 साल पहले तक ये इलाका अर्मीनिया के कंट्रोल में था, लेकिन इस बार के युद्ध में अजरबैजान ने अर्मीनिया को हराया और इन्हें सपोर्ट मिला टर्की का। टर्की के सपोर्ट से ड्रोन्स के थ्रू उन्होंने इस पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया और ये हिस्सा अर्मीनिया के हाथ से चला गया। अब टर्की और अर्मीनिया कह रहे हैं, टर्की और अजरबैजान कह रहे हैं कि हमें यहाँ इस रास्ते से एक रूट बना के दो ताकि अजरबैजान आसानी के साथ अपना यहाँ जो एनक्लेव है वहाँ पहुँच सके। और इस एनक्लेव का नाम है नाख्चिवान। ठीक है, ये इलाका है नाख्चिवान। तो प्लेसेस इन न्यूज़ में याद रखिए, नाख्चिवान कहाँ पर है? तो नाख्चिवान असल में एक एनक्लेव है। जो एनक्लेव किसकी है? अजरबैजान की है, लेकिन अर्मीनिया के पास पड़ती है। अजरबैजान ये देश है, ये रहा अर्मीनिया। अर्मीनिया अजरबैजान और इसके बीच में पड़ रहा है, नाख्चिवान के बीच में। तो टर्की और जो अजरबैजान है वो कह रहे हैं कि भाई हमें यहाँ से एक लैंड कॉरिडोर बना के दे दो, ताकि हम
नाख्चिवान पहुंच सके। और ये इलाका है नगार्नो काराबाग का। नगार्नो काराबाग वो इलाका है जो पहले आर्मीनिया के कंट्रोल में था, पर अब उसके ऊपर अजरबैजान ने हम कब्जा कर लिया है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। नख्चिवान कहाँ है, नगार्नो काराबाग कहाँ है, अजरबैजान का कंट्रोल नहीं था पहले, अब इसके ऊपर हो चुका है। ये अभी भी अजरबैजान का ही रीजन है, लेकिन यहाँ से रास्ता इनको नहीं मिलता, तो अभी यहाँ से लैंड कॉरिडोर बनाने की बातें कर रहे हैं। तो इसी को लेकर मुद्दा भड़का। इन्होंने कहा भाई हम CSTO की मेंबरशिप छोड़ रहे हैं। तो नख्चिवान कहाँ है, नगार्नो काराबाग कहाँ है, कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्री है, क्या आर्मीनिया का बॉर्डर कैस्पियन सी से लगता है, क्या आर्मीनिया एक लैंड लॉक बॉडी है, ये आपको मुझे बताना है। इस मैप को देख के आपको क्लियरली आइडिया लग ही रहा होगा। तो ये CSTO से क्यों हटे, कौन सी प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, ये आपको यहाँ से आइडिया लग गया। तो टेंशन काफ़ी समय से बढ़ रही थी। इसके अलावा यहाँ कुछ और इम्पॉर्टेंट नाम हैं, जैसे गोरिस, गलबाजार, लाचिन या दाशकासान। ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा स्कर्मिशेस में थे। तो ऐसे अगर नाम आए, लाचिन, कपान, गोरिस, जर्मक, कलबाजार, दाशकासान, ये आपको अगर सारे याद ना भी रहें, लेकिन आप ये दो नाम नहीं भूल सकते। पहला नगार्नो काराबाग और दूसरा नख्चिवान। नख्चिवान कहाँ है और नगार्नो काराबाग कहाँ है। एक और नाम जो देखा जा रहा है कि लैंड रूट के लिए, वो है जैंग जिलान के आसपास। यहाँ से लैंड रूट की मांग कर रहे हैं कि भाई हमें आर्मीनिया से गुजरते हुए एक लैंड रूट चाहिए। इमेजिन करिए जब भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान था। बांग्लादेश था वेस्ट पाकिस्तान और उधर ईस्ट पाकिस्तान, तो अभी जो पाकिस्तान है वो था। तो वो कह रहे थे हमें इंडिया से एक कॉरिडोर बना के दो, यानी आपको उस पाकिस्तान से बांग्लादेश जाने के लिए रास्ता बना के दो, ज़मीन हमें एक ब्रिज सा बना के दो, पूरे इंडिया को काटते हुए निकलेगा वो रास्ता, जिससे हम अपने देश तक पहुंच पाएँ। कुछ ऐसी ही डिमांड यहाँ पर आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में हो रही है। अजरबैजान ऐसी डिमांड कर रहा है, तो काफ़ी एक बड़ा मुद्दा, इसीलिए CSTO से वो हट गया। एक उसमें से कारण था। अब अक्सर हमें पता नहीं होता कि ये है कहाँ लोकेटेड, आर्मीनिया कहाँ पर है, अजरबैजान। तो देखिए यहाँ है अजरबैजान, ये रहा आर्मीनिया, ऊपर जॉर्जिया है, ये रहा टर्की। ये एशिया के ही पार्ट है सारी की सारी कंट्रीज़, याद रखिए। ये रहा कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के तरह ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जॉर्जिया का बॉर्डर और आर्मीनिया के साथ भी लगता है, यहाँ भी अलग विवाद पहले रह चुके हैं। तो ये जो रीजन है, पहली बात जो वाटर बॉडीज़ है, कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, RLC किन कंट्रीज़ के बीच में, हमने पिछले हफ्ते डिटेल में किया है। आप बताइए मुझे आंसर्स में कौन कौन सी कंट्री है। मेडिटेरियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अब इंडिया अजरबैजान की बहुत रेलेवेंस है क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच में व्यापार बढ़ाने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट जंक्चर है ये, जिसके तहत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यानी अभी भारत को अगर व्यापार करना होता है ना रशिया के साथ, तो मुंबई से आपका शिप है, यहाँ से गुजरेगा, रेड सी है ये, रेड सी से होते हुए आप मेडिटेरेनियन सी में जाएंगे, मेडिटेरेनियन सी पार करते हुए नॉर्थ सी से होते हुए तब जाके आप सेंट पीटर्सबर्ग रशिया पहुंचेंगे। लेकिन इसको सरकमवेंट करने के लिए छोटा रूट बनाने की बात की जा रही है। जैसे मुंबई से आप बंदर अब्बास गए ईरान, वहीं से लैंड रूट पकड़ के आप कैस्पियन सी में एंटर करोगे, बाकू जो अजरबैजान में, वहाँ से आप गए अश्तरखान और वहाँ से आप मॉस्को पहुँच गए। तो ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसके तहत इस पूरे रीजन की कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड डेवलप होगा और ग्रोथ होगी। तो इसीलिए इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है अजरबैजान। इसलिए इंडिया ने कोई स्टैंड, हालांकि आर्मीनिया के साथ डिफेंस डील की, इंडिया ने हथियार सप्लाई किए हैं, लेकिन ऐसा कोई उनका पक्ष में खड़े नहीं हो गए हम बंदूक लेके। तो ये एक डिप्लोमेटिक नीड है कि भारत की बहुत रिक्वायरमेंट है यहाँ की कंट्रीज़ को लेकर भी। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अब जो हम क्वेश्चन पे से दोबारा आता हूँ, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सी कंट्री अब हट गई है? तो आर्मीनिया इसमें से हट चुकी है ऑलमोस्ट, उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। तो अब बची हैं कितनी कंट्रीज़? 5 कंट्रीज़, ठीक है। अगले टॉपिक पे आए, इससे पहले देख लीजिए क्या काम था इसका। इसका एक कलेक्टिव रैपिड सिक्योरिटी फोर्स थी, इसके अंदर एक रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स थी, इसकी एक पीस कीपिंग फोर्स थी, एक एयर फोर्स थी। लेकिन भाई जब आप सपोर्ट करने गए ही नहीं आर्मीनिया को जब उन्हें ज़रूरत थी, तो वो क्यों ही इसका पार्ट रहे, इसलिए वो इससे हट गए। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन किन देशों की थी, कौन बाहर हो रहा है, क्यों न्यूज़ में है, क्या मुद्दा था, कहाँ सिचुएटेड है, ये आपको पता लग गया। क्यों अजरबैजान इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्मीनिया को इंडिया डिफेंस जो सप्लाईज है वो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि रशिया के साथ उसको जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं कर पाया, इसलिए वो फ्रांस और इंडिया की तरफ देख रहे हैं। तो भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर बनती है। अगला आर्टिकल बात करता है लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप में जो रेजिडेंट है उन्होंने शिकायत की है कि गवर्नमेंट जो है पेड़ काट रही है, उसके बदले में पैसे भी देगा तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन असल में हमारी है। गवर्नमेंट का कहना है कि वो गवर्नमेंट की ज़मीन है। लक्षद्वीप के आसपास असल में एक जगह जिसे कहते हैं पंडाराम लैंड्स। पंडाराम लैंड्स पे जो पेड़ हैं वो कुछ काटे जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है, लोकल लोगों का कहना है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, जबकि गवर्नमेंट का कहना है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। लोगों का क्लेम है कि 1884 में जब वो वहाँ आए थे
तब ये नियम था कि 40 साल अगर वो यहाँ रहेंगे तो जो आइलैंड के लोग हैं उन तक वो प्रॉपर्टी के राइट्स शिफ्ट हो जाएंगे। गवर्नमेंट इसके इनकार कर रही है, इसलिए मुद्दा उछल रहा है। तो अभी तो आपको ये पता होना चाहिए पांडवम लैंड्स कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप में किस जगह लोकेटेड है, ये आइडिया आपको मिल जाएगा। आगे इसके आसपास और कुछ चीज़ें हैं जो याद रखिए, कौन सी जगह है, जैसे कालपेनी हो गई, मिनिकॉय, किलवट, चेटलाट, बित्रा, बंगराम, अगाती, अमीनी, कवराती, ये नाम जो है ये आइलैंड्स के, ये याद होने ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको किसी और देश का आइलैंड मार्क करके आ जाए, तो वो नाम भी आपको रिमेंबर करने बहुत रेलेवेंट है आपके लिए। अगला जो ये पेड़ है, इस तरह का आइलैंड है, बहुत खूबसूरत जगह लक्षद्वीप, रिसेंटली न्यूज़ में भी था। क्यों? क्योंकि इंडिया उसको एक टूरिस्ट हब की तरह भी अब डेवलप करना चाहता है, जस्ट लाइक मालदीव्स। लेकिन सवाल वही है कि डेवलपमेंट वर्सेस जो टूरिज्म का मूवमेंट होगा, उससे जो नुकसान हो सकता है उसको कैसे इंडिया बैलेंस करेगी। ऑलरेडी हमारे जो कई राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या आप लद्दाख की बात कर ले, वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं एक्सेसिव टूरिज्म की वजह से, जो पॉल्यूशन, जो इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। अब क्या वो डैमेज ऐसी प्रिस्टीन वाटर बॉडी, ऐसी प्रिस्टीन आइलैंड जो लक्षद्वीप है वो झेल पाएगा या नहीं, ये भी एक सवाल का विषय है। अगला टॉपिक है ईयू के बारे में। ईयू ने रेड सी में एक मिशन लॉन्च कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकी शिप्स के ऊपर लगातार हमले हुए। अमेरिका खुद अपने जहाज लेकर भी वहाँ पहुँचा हुआ था। लेकिन अब इन्होंने कहा कि भाई हम भी जा रहे हैं रेड सी में, इंश्योर करने की आगे नुकसान किसी को ना हो। और रेड सी का मुद्दा क्यों है, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, आई होप आपको पता होगा क्या मुद्दा है। चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये रेड सी है, ऊपर यहाँ आपको इजराइल और गाज़ा है। अब यहाँ है यमन, ये है सऊदी अरेबिया। अब यमन के इस रीजन पे कब्जा है किसका, तो हाउतीज़ का, हाउती रिबल्स ने इस इलाके के ऊपर कब्जा कर रखा है। और ये सपोर्टर हैं किसके, ये सपोर्टर हैं हमास के। तो इनको बहुत दुख हुआ जब इजराइल और गाज़ा के बीच में युद्ध हुआ, और इन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो गाज़ा के ऊपर ज़बरदस्ती अत्याचार कर रहा है और ये हमास के सपोर्टर हैं। इन्होंने यहाँ से कुछ रॉकेट भी दागे सपोर्ट करने के लिए, यहाँ ऊपर जाके यहाँ इजराइल है इधर। अब यहाँ से रॉकेट तो वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, तो कुछ हो नहीं पाया। तो इन्होंने कहा कि भाई अब रेड सी से अगर कोई शिप गुजरता है और अगर हमें दिखता है कि वो शिप या तो रशिया के किसी सपोर्टिंग देश का है या कोई ऐसे देश का है जिसकी मदद से इजराइल को ताकत मिल रही है, तो हम उस शिप को पास नहीं होने देंगे, चाहे वो मिलिट्री का शिप हो, चाहे वो कॉमर्शियल शिप हो। अब रेड सी एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से मोस्टली दुनिया का व्यापार होता है, क्योंकि देखिए ये जगह ऐसी है कि अगर आप यहाँ से व्यापार नहीं करेंगे तो आपको अफ्रीका के नीचे से घूम के आना पड़ता है, जो है केप ऑफ गुड होप। तो रेड सी के ऊपर यमन में लगातार हाउथी रिबल्स हमले कर रहे थे। अब ये अटैक होने के बाद जो इजराइल लिंक शिप्स थे पहले, उसके ऊपर हमला हुआ, फिर अमेरिकी शिप्स के ऊपर हमला होने लग गया। और यहाँ आसपास सोमालिया है। जब इतना हमला कोई कर ही रहा है तो सोमालिया के डकैतों ने सोचा, इनके पायलट्स ने सोचा क्यों ना हम भी इसका फ़ायदा उठाएं, तो इन्होंने भी हमले करने स्टार्ट कर दिए शिप्स के ऊपर। रिसेंटली इंडियन नेवी ने 2 शिप्स को बचाया भी था। तो वो दिखाता है कि यहाँ लगातार हमले बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, यमन के ठीक नीचे एक छोटा सा पतली सी एक संकरी सा समुद्र का रास्ता है, जहाँ जो इन दोनों वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। ये जो संकरा सा रास्ता है इसे हम कहते हैं बाब अल मंदेब स्ट्रेट। मतलब स्ट्रेट वो पतली सी वाटर बॉडी होती है जो लार्ज वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है। जैसे ये पतला सा इलाका है ईरान के पास, इसे कहेंगे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जो आपके पर्शियन गल्फ को अरबियन सी के साथ जोड़ेगा। ये है पर्शियन गल्फ, ये है आपका अरबियन सी। इसको जोड़ने के लिए आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरोगे। इसी तरह रेड सी अरबियन सी तक पहुंचने के लिए आपको बाब अल मंदेब के स्ट्रेट से गुजरना पड़ेगा। तो बाब अल मंदेब के स्ट्रेट के पास ही यमन है, जहाँ से लगातार हमले हो रहे हैं। इसको लेकर अब ईयू ने कहा कि हम भी अपने शिप्स को भेजेंगे। तो ये पूरी कहानी यहाँ पर इसलिए आती है, और पहले ऑलरेडी इनके बहुत सारे यहाँ पर आसपास। अब देखिए अगर आप यहाँ से नहीं गुजरने दोगे तो उनको अफ्रीका के नीचे से शिप्स को आना पड़ेगा, जो बहुत टाइम बढ़ाता है। अब ये शॉर्टकट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर है सुएज़ कनाल बनाई गई थी मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशन के साथ जोड़ने के लिए, वरना तो आपको नीचे से घूम के आना पड़ता, जो बहुत लंबा पड़ सकता था। तो अब मामला ये है कि रेड सी में मिशन एस्फिडिस शुरू कर दिया है, क्योंकि यूएस के कार्गो शिप्स के ऊपर भी लगातार हमले हुए यमन के रेबल्स के द्वारा। और ये कैंपेन उन्होंने कहा हम पैलेस्टाइन के सपोर्ट में कर रहे हैं गाज़ा में जो हो रहा है, लेकिन इसका नुकसान दुनिया भर के व्यापार को हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर अब ईयू की नेवी भी पुश करने वाली है। ऑलरेडी इंडियन नेवी अपने आप को इस रीजन में कैसे देखती है, इंडियन नेवी सीज इटसेल्फ एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, कि यहाँ अगर खतरा होगा तो हमारी नेवी सबसे बड़ी है, हम सपोर्ट कर सकते हैं। और इसलिए इंडिया का सागर इनिशिएटिव भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये सब चीज़ें हैं जो दिखाती हैं कि रेड सी में कितनी ज़्यादा बुरी स्थिति है, जिसको बचाना बहुत भी ज़रूरी है हाउथी रिबल्स से। अब एक बार फिर से देख लीजिए, ये रहा गल्फ ऑफ एडन, ये रहा आपका कहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज यहाँ है ऊपर, गल्फ ऑफ ओमान पर्शियन गल्फ के बीच में। ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब, ठीक है, रेड सी और
गल्फ ऑफ एडन के बीच में, यहाँ पर क्या है, गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ गल्फ पर्शियन गल्फ, यहाँ रेड सी और यहाँ गल्फ ऑफ एडन, तो इनके बीच को जोड़ने वाली जो वो स्ट्रेट है, लार्जली अरेबियन सी के साथ ही आप जोड़ेंगे इसको, इसलिए मैंने कहा था अरेबियन सी के साथ जोड़ने के लिए। ऑलरेडी जो कंट्रीज इसके आसपास कौन कौन सी हैं हमने एक सीरीज़ के थ्रू वो भी डिस्कस किया, आई होप आप वो वीडियो देखें और वहाँ से भी उसको रिवाइज कर लें। तो रेड सी पे मिशन एस्फिडीज चला है किसका, यू वगैरह का, क्यों, क्योंकि अमेरिका के ऊपर हमले हो रहे हैं। अगला टॉपिक आता है रायसीना डायलॉग्स के बारे में। अब पहली बात, रायसीना है क्या भाई? रायसीना हिल्स असल में कहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है ना उसे कहते हैं रायसीना हिल्स। अरावलीज का पार्ट है रायसीना हिल्स। रायसीना राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं उसे रायसीना कहते हैं। जैसे रशियन राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं उसे क्रेमलिन कहते हैं, वैसे इंडियन राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं उसे रायसीना हिल्स कहते हैं। तो रायसीना के हिल्स के नाम पर ये एक चलाया गया रायसीना डायलॉग, जो रन करती है ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिलके इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ORF असल में क्या है कि तो एक थिंक टैंक है, एक प्राइवेट एक थिंक टैंक है जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके पॉलिसी लेवल पे काम करता है। आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो इनका इस बार का डायलॉग है 2024, जिसका थीम है चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। और इसमें ग्रीस के जो राष्ट्रपति हैं वो चीफ गेस्ट के रूप से आए थे। तो रायसीना डायलॉग कहाँ होता है? दिल्ली में होता है, हर एक साल होता है। ये उसका 9वां एडिशन चल रहा है। और ये कौन करता है? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। तो थीम क्या थी वो हमने देख लिया। डायलॉग में इस बार मल्टी स्टेक्टोरल क्रॉस सेक्शनल डिस्कशन होगी। चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। चीफ गेस्ट मैंने बता दिया आपके ग्रीस के प्रेसिडेंट थे इस बार। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है इंडिया का। जैसे दुनिया में देखिए ना शंग्रीला डायलॉग होता है, तो उसमें ग्लोबली बहुत बड़े लीडर्स आते हैं, सब आके डिस्कशन करते हैं। एक तो उससे डायलॉग बढ़ता है और आपकी कंट्री की साख भी डेवलप होती है। तो इसीलिए बहुत रेलेवेंट है, एक बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट है इंडिया के लिए रायसीना डायलॉग। कौन होल्ड करता है, कहाँ होता है, इस बार कौन सा अधिवेशन था, 9वां था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज आ रहे हैं जिसका नाम है NB8, नॉर्डिक बाल्टिक 8। इन कंट्रीज़ के लीडर्स आए हैं, डिस्कशन कर रहे हैं इंडिया के साथ। अब भाई क्या है NB8? NB8 कंट्रीज़ के साथ इंडिया ब्लू इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी, इंडस्ट्री ट्रांजिशन के ऊपर भी काम कर रहा है। तो NB8 में जो कंट्रीज़ हैं उन्हें कहते हैं नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज़। अब नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्रीज़ कौन कौन सी है हमें ये पता होना चाहिए। नॉर्डिक कंट्रीज़ कितनी है, बाल्टिक कंट्रीज़ कितनी हैं। अब ये जो है ये आप देख रहे हैं नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज़ का ग्रुप। असल में 3 इनमें से जो है वो है बाल्टिक कंट्रीज़। यहाँ पर है बाल्टिक सी, और इन 3 कंट्रीज़ को एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया को हम कहते हैं बाल्टिक कंट्रीज़। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड कहलाती हैं नॉर्डिक कंट्रीज़। तो इन 8 कंट्रीज़ की कहानी, ये आपकी 3 जो है ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम कहते हैं कौन सी कंट्री? बाल्टिक कंट्रीज़, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। और ये हैं आपकी कौन सी कंट्रीज़? नॉर्डिक कंट्रीज़, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। तो इन कंट्रीज़ को नॉर्डिक कहते हैं, इन कंट्रीज़ को आप बाल्टिक कहते हैं। और इनके ही समूह को 8 का समूह N8 कहलाता है। ये यहाँ पर आए भी हैं रायसीना डायलॉग में डिस्कशन के लिए। इनके साथ इंडिया लगातार अपने ट्रेड इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। इन कंट्रीज़ की खास बात यह है कि कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा HDI इंडेक्स हो गया, करप्शन कम करने का इंडेक्स हो गया, उसमें टॉप पर रहते हैं। तो इनसे काफ़ी चीज़ें इंडिया सीख सकते हैं, स्पेसिफिकली कैसे सस्टेनेबिलिटी पे पुश करना है, ब्लू इकॉनमी इनिशिएटिव पे पुश कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अग्रणी कंट्रीज़ हैं। तो NB8 कौन सी कंट्रीज़ है? नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज़। नॉर्डिक कंट्रीज़ इनमें से 5 कंट्रीज़ को हम नॉर्डिक कंट्रीज़ कहते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। 3 जो हमारी बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कौन कौन सी कंट्रीज़ की बात हो रही है। तो वो 8 कंट्रीज़ हैं। इनमें से कौन सी EU की कंट्री है, कौन सी नहीं है EU में, आपको बताना है। नेटो को किसने ज्वाइन किया, किसने ज्वाइन नहीं किया, ये भी आपको मुझे बताना है। हमने पिछले हफ्ते कवर किया। इनमें से कुछ कंट्रीज़ ने रिसेंटली EU को ज्वाइन किया, कुछ प्रोसेस में जस्ट ज्वाइन करने वाली हैं। क्या नाम है उसका, किसने ज्वाइन किया, कौन सी 31st 32nd कंट्री बनेंगी नेटो ज्वाइन करने वाली, मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में। आई होप आपने पिछले हफ्ते का प्लेसेस न्यूज़ भी देखा होगा। तो ये था आज का डिस्कशन। आपको अगर इसका PDF चाहिए, डिटेल टॉपिक्स और इसके जैसे आप कवर करना चाहते हैं, कंटेंट चाहते हैं, आप ज्वाइन करिए चैनल PW Only AIS ऑफिशियल। आप इस कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only AIS एंड हैव अ नाइस डे। सी यू नेक्स्ट वीक।